जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का। रियलिटीज को इन्फोर्स करने के लिए, जैसा हम जानते हैं आर्टिकल्स तो हमारे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इसका वायलेशन होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी सारे डिफरेंस कोर्ट्स को स्टेबलाइज किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से लेकर पूरी लोकल बॉडीज और लोकल अथॉरिटीज को मैं अपने डेफिनेशन के अंदर रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ जानकारी ऐसी मिलेगी जिसके बाद आप और भी बढ़िया और तरोताजा हो जाएंगे। भारत माता का नक्शा देख रहे होंगे आप, सबसे पहले आपने देख ही लिया होगा, कितना सुंदर है। आज हमारी चर्चा भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही होने वाली। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हम डीप ड्राइव करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया के पार्ट 3 में। पार्ट 3 में जैसा हम जानते हैं फंडामेंटल राइट हम सभी सिटीजन्स को मिली हुई है इंडिया में। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। तो एक आर्टिकल से उन्हीं की जुबानी, उनकी खासियत, उनकी काबिलियत सुनेंगे। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 12 आ जाइए आप। हाँ, तो मैं हूं आर्टिकल 12। मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी क्या खासियत है। सबसे पहले तो मैं पहला आर्टिकल होने के नाते आपको समझा देता हूं फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट एक ऐसी राइट है जिसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम, जो कि आर्टिकल 362 से लगती है, उसके दौरान भी पूरी तरीके से नहीं छीना जा सकता है। ये मेरी एक अद्भुत काबिलियत है। मैं सबके ऊपर इक्वली, मैं सबको इक्वालिटी देने की बात करता हूँ, और भी कई सारी चीजों के बारे में लोगों को जीने के लिए अधिकार प्रदान करता हूँ। काफी सारी आर्टिकल्स मेरे बारे में ऐसे हैं, लेकिन आज मुख्यतः 5 आर्टिकल्स के बारे में बात होने वाली है। तो मैं आर्टिकल 12 पहला आर्टिकल हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइड करता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से लेकर पूरी लोकल बॉडीज और लोकल अथॉरिटीज को मैं अपने डेफिनेशन के अंदर रखता हूँ। तो ये थी मेरी कुछ बातें। मैं सिंपली स्टेट का डेफिनेशन, एक डेफिनेशन प्रोवाइड करता हूँ। और अब मेरे बाद है आर्टिकल 13। मैं हूँ आर्टिकल 13 और मैं एक ऐसे टाइम पे लोगों की मदद करता हूँ जब उनकी राइट्स इन्फ्रिंज होने वाली होती हैं, जब कुछ लॉस पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे बन जाते हैं जो कि नहीं बनना चाहिए। बेसिकली मेरी डेफिनेशन ये है, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है जो डेरोगेटरी होता है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट में होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत सिद्धांत के, उसको मैं हटाने का काम करता हूँ। जैसे अब मैं बात करता हूँ, उसको उपयोग किया गया था मेरा 1975 के टाइम पे बहुत फेमसली, जब इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टरबेंस के मुद्दे पर लगा दी थी इमरजेंसी। और उसके बाद उन्होंने, जैसे प्रेसिडेंट हम जानते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर जब वो सिटिंग पोजीशन पे होते हैं तो उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हो सकता, उनको कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल फेस नहीं कर सकते। तो इसी डेफिनेशन में उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया था, 39th अमेंडमेंट। तो उसी के आधार पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के जो स्पीकर हैं उसको भी उसी डेफिनेशन में रखने का प्रयास किया, क्योंकि उनको गिल्टी फाउंड किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जब केस चला था, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी वाला। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने मेरा यानी आर्टिकल 13 का उपयोग करके ही उस लॉ को डेरोगेटरी किया। उस लॉ को कहा ये संविधान के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है और इसको मैं हटाने का निर्णय देता हूं। अब मेरे बाद है आर्टिकल 14। हाँ, तो मैं हूं आर्टिकल 14 और मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता हूं, यानी कि कानून की नजर में सब एक समान है। जैसे आपने लेडी जस्टिस की मूर्ति भी देखी होगी सुप्रीम कोर्ट में जो लगी है, उसमें लेडी जस्टिस के आंख पे पट्टी लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस पट्टी का अर्थ है कि किसी को ऊंचा नीचा न देखते हुए सबको एक बराबर देखना, ये कानून का सिद्धांत है। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि कानून सबको एक नजर से देखता है। कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई पुअर से पुअर है, कोई मार्जिनलाइज्ड है, किसी भी कैटेगरी में बात करते हो, कानून की नजर में सब एक है। मैं ऐसी बात करता हूं। अब आर्टिकल 15 आने वाले हैं। आर्टिकल 15 आइए। हाँ, तो मैं हूं आर्टिकल 15। मैं अपना परिचय कुछ इस तरह दे सकता हूं, जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी। यानी कि मैं जो है डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल खारिज करता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता। यानी कि कोई भी पब्लिक संस्था है उसको सभी लोग बिना भेदभाव के यूज कर सकते हैं। किसी के लिए कोई विरोध नहीं है, किसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि आप रुकिए, आप उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सभी को सब कुछ उपयोग करने का अधिकार है सरकार का।
लेकिन एक कैच है बीच में, कोई भी नहीं रोक सकता गवर्नमेंट को, कोई भी, मैं प्रोहिबिट नहीं करता हूं गवर्नमेंट को कि आप स्पेशल लॉस ना बना सकें वुमेन्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ऐसा मैं आपको नहीं रोकता हूँ। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। काफी सारे समय से ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप बना था जिसके लिए उनको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती थी कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। इन कम्युनिटीज को जिनकी मैंने बात की, तो इनको भी एक ऊपर स्थान देने के लिए, इनको भी, इनका भी विकास करने के लिए, इनके भी डेवलपमेंट करने के लिए मैं ये सरकार को अधिकार देता हूं कि आप इनको एक स्पेशल राइट यानी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन की बात यहां से आ गई ना कि भाई इक्वालिटी तो है, लेकिन आपको रोकता नहीं हूं, आपके लिए व्यवधान नहीं प्रयोग करता हूं, किसी भी कोई भी तरीके का व्यवधान कि आप इनके लिए स्पेशल लॉस ना बना सकें, क्योंकि इनको एक एक्सपोजर देने के लिए सोसाइटी से। और मैं बात करता हूं आर्टिकल जैसे 14, 15 और 16, एक तरीके से आप इनको भाई भाई कह सकते हैं, क्योंकि तीनों लोग इक्वालिटी की ही बात करते हैं एक तरीके से। जैसे 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, 15 बात करता है कोई भी भेदभाव नहीं होगा रिलीजियस, रेस्ट, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, और आर्टिकल 16 भी यही बात करता है। आर्टिकल 16 भी कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी, किसी को ऐसा नहीं कि भेदभाव क्रिएट होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मैंने बता दिए आपको, किन किन सोसाइटीज को अपलिफ्ट करने के लिए लिया जा सकता है फैसला। अब आर्टिकल 16 की पारी, मैं हूं आर्टिकल 16, और मैं कहता हूं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि आप भाई बहुत खास आदमी हैं मेरे, तो आप आइए इस पद पे बैठ जाइए, आप कुछ खास आदमी हैं तो आप इस पद पे बैठ जाइए। इस तरीके की मैं बात नहीं करता हूँ, न इस तरीके की बात करना मैं पसंद करता हूँ। सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मेरे पास भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आर्टिकल 15 ने आपको बता चुका है, उसी एक्सेप्शंस को मैं भी लेकर आगे बढ़ता। तो उम्मीद करता हूं सभी आर्टिकल से आपकी मुलाकात हो गई होगी, आर्टिकल से बातचीत हो गई होगी, आर्टिकल का क्या कहना था अपने बारे में वो आपने सुना होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को इन्फोर्स करने के लिए, जैसा हम जानते हैं आर्टिकल्स तो हमारे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इसका वायलेशन होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी सारे डिफरेंस कोर्ट्स को स्टेबलाइज किया गया है सिस्टम में। इसी को इन्फोर्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने सुनी आर्टिकल्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लेकिन इसी तरीके के, जैसे अभी हमने आज 5 आर्टिकल की बात की ना, इसी तरीके के आर्टिकल्स और 5 आने वाले हैं आगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम सबसे पहले पूरा कवर करेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की तरफ और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो और इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की चीजों से अपडेटेड रहने के लिए, क्योंकि आगे वीडियोस और भी काफी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉस पे आ सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पे आ सकते हैं, तो इसीलिए चैनल को मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इंसिस्ट करूंगा, लाइक भी कर दें साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।